नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हालांकि जिनका फोकस RO कर रहा होगा वो थोड़ा सा इस समय परेशान होंगे, और परेशानी वाली बात भी है। जिस तरीके से चीज़ें अभी चल रही हैं पेपर लीक मामले को लेकर के, निश्चित तौर पर आप लोग परेशान होंगे। लेकिन मैं बस आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि एक कोटेशन मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, है ना, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। पेपर लीक हुआ है, जो भी चीज़ें हैं जांच उसकी चल रही है। आप लोग अपना पार्टिसिपेशन करते रहिए, जिस भी तरीके से संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से आपकी भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि ये जो मामला है वो जो है शॉर्ट आउट हो और छात्रों के हित में जो है फैसला इसका आए। तो इसलिए जो है आप लोग प्रॉपर तरीके से लगे रहिए। और इसमें सभी की भागीदारी, ऐसा नहीं कि कोई एक छात्र आंदोलन कर रहा है तो सिर्फ उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई यूट्यूबर्स हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। उन सभी की जिम्मेदारी है। इनफैक्ट जो RO का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम वो अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से वहाँ पर रख पाएँ। जो भी चीज़ें उनके पास हैं, साक्ष्य हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसके भी आप पे जो है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आपका पेपर एग्ज़ाम हो करके आपको दोबारा से मौका मिलेगा। तो इस पर हम लोग RO पर जो है शाम में बात करेंगे। आज दरअसल जो आप लोग के बीच में मेरा आने का उद्देश्य है वो है UP PCS 2024 का जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होने वाली है। हम लोग इस पर जो है ज़रा बात करेंगे कि कितने नंबर्स का आपको कट ऑफ लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके माइंड में एक चीज़ फ्रेम नहीं है कि मुझे कितने मार्क्स को लेके आना है, ठीक है, अगर आपने फ्रेम नहीं किया, ठीक, कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक, ये आपको पता ही नहीं है यार कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है जब आपका टारगेट नहीं होगा कुछ, है ना, कि 150 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में GS के, ठीक है, पहले पेपर में, इस 150 में से आपको कितने प्रश्नों को हल करना है कि ताकि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर मुझे इसमें लाने हैं। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हम लोग का नहीं रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम हार्डली 12 मिनट्स का रहेगा। उसी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है चीज़ों को बता देंगे। बाकी हम लोग जो है कल शाम में या आज शाम में एक डिटेल्स वीडियो बना करके विदाउट वाइट बोर्ड हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है GS में कितने क्वेश्चन होते हैं। देखो, प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं पहले, छोड़ो प्रीलिम्स आपका, ठीक। तो प्री में दरअसल कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर किसका होता है? पहला पेपर होता है हमारा GS का, और दूसरा पेपर हमारा होता है किसका? CSAT का, ठीक है। हम दोनों स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एक को लेकर चलेंगे और इसमें अगर फेल हो गए तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। आप भले ही इसमें कट ऑफ में आ रहे हों, इसमें आप कट ऑफ में आ रहे हो, और अगर आप इसमें जो है 33% मार्क्स अगर आप नहीं ला पाए तो जो है आप मेरिट लिस्ट में जो है क्या हो गए, मेरिट लिस्ट से आप जो है बाहर हो जाओगे। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको दोनों पेपर में बराबर की मेहनत करनी है। हो सकता है कि कोई मैथ बैकग्राउंड का बच्चा हो तो उसका जो है CSAT वाला जो सेक्शन हो अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का जो है, यानी कि हर स्टूडेंट्स का CSAT अच्छा होगा, मैथ रीजनिंग अच्छी हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो मानविकी विषय के हैं या जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको GS के साथ साथ में CSAT पर ही फोकस करके चलना है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे GS की, उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे, समय रहेगा तो हम लोग CSAT की बात करेंगे, या CSAT पर हम लोग एक अलग स्ट्रेटजी बना के एक दिन बात कर लेंगे इस पर डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, राइट। चलिए एक एक पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले माफ कीजिएगा, प्री है, ठीक है, प्री पे बात करते हैं। इस पे क्या है? GS। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कितने जो है मार्क्स को लाना है, यानी कितने प्रश्नों को सही करना है। इसमें अगर आप कट ऑफ की अगर बात देखेंगे, अगर 2023 के पहले की अगर कट ऑफ की बात देखेंगे तो 90 से कम ही रहता था कट ऑफ, मतलब ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहता था, 90 से कम रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ, यानी कि जो 2023 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसमें जो है कट ऑफ आपकी जो है 90 प्लस चली गई थी, ठीक।
तो अगर 2023 में 90 प्लस गई थी, हो सकता है कि वर्ष 2024 में भी ये स्थिति दोबारा से जो है रिपीट हो जाए। रिपीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दिन प्रतिदिन जो है आयोग क्या करता है, अपने प्रश्न पत्रों के जो लेवल है यानी कि प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति है उसको क्या कर रहा है, टफ करता हुआ चला जा रहा है। हमें अपने आप को देखना, ध्यान रखना कि हमें अपने आप को रेडी रखना है किसी भी आयाम पर। आपने अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो अभी आपकी हुई है आरओआर की, उसके अपने प्रश्न पत्र देखे होंगे। हालांकि आरओआर का पेपर जो है काफ़ी फैक्चुअल होता है यूपीपीसीएस प्री के कंपैरिजन में, ठीक है। बावजूद इसके हमें हर उस स्थिति से परिचित होना चाहिए, यानी हमें हर उस परिस्थिति से रेडी रहना चाहिए कि पेपर भैया देखो ऐसा आप किसी भी तरीके से बना लो आयोग, हम तो उसे करके आएंगे। हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप चाहे उल्टा बनाओ पेपर, चाहे सीधा बनाओ पेपर, हमें हर तरीके से पेपर को रेडी करना है और एक सही स्टूडेंट की रणनीति यही होनी चाहिए। ट्रेंड पे आप ट्रेंड को आप फॉलो करो, लेकिन ट्रेंड के साथ में आप उस हर परिस्थिति से आपको जो है अवगत होना चाहिए कि मुझे जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ के पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले से तैयारियां करते हैं कि आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, तैयारी तो हमारी रहेगी। लेकिन यदि आप तैयारी ही नहीं करेंगे और पेपर जो है उसके विपरीत आ गया तो आप वहाँ पर फंस जाते हो और आप कट ऑफ में नहीं आ पाते हो। एक बेस्ट स्टूडेंट जो वही होता है, यानी कि जो सिलेक्ट होता है स्टूडेंट, वो हर आयामों पर, हर विषयों पर ज़बरदस्त मेहनत करता है, बराबर मेहनत करता है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं कट ऑफ हमें कितना लाना है। मेरे अनुसार आपको इस बार भी जो है 90 प्लस प्रश्नों का टारगेट आपको करके चलना है, चलना ही चाहिए आपको एनी हाउ, ठीक है। इससे कम अगर आप करते हैं तो ये बेईमानी सा होगा, मुझे ऐसा लगता है। 90 प्लस, इनफैक्ट आप 100 तक का टारगेट करके चलिएगा, ठीक है, कि 100 तक प्रश्न मुझे सही करने हैं। जब आप ये टारगेट लेके चलेंगे तब जाकर के आप 90 प्लस पहुंच पाएंगे या 90 तक पहुंच पाएंगे, ठीक। नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है 0.33, ठीक, यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। तो इसलिए आपको एक सेफ जोन में रहने के लिए, क्योंकि क्या करता है आयोग, हर बार प्रश्न तो बनाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों में कुछ विसंगतियां हो जाती हैं किसी भी कारणवश, टाइपिंग कह लीजिए, बनाने की उनकी टेक्निक कह लीजिए, प्रश्नों में उनकी व्याख्या में कह लीजिए, मतलब आंसर्स में कह लीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है और वो प्रश्न जो है फिर क्या कहते हैं, या तो आयोग हटाता है या तो उसको डिलीट करवा देता है, जो भी बहुत सारी नौटंकीबाजी इसमें होती है। इन सारी तमाम जो दिक्कतें होती हैं आंसर की आने के बाद, इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आयोग कुछ भी करे, आपको 90 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके चलना है, यानी कि 100 का टारगेट करके चलना है, तब जाकर के आप 90% प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको जीएस में कितना करना है, आपको 100 प्लस का टारगेट 100 का करके चलना है और तब जाकर के आपका कहीं 90 तक आपका सही हो पाएगा। 90 तक अगर आपने सही कर लिया, हालांकि पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रकृति कैसी है, बहुत पेपर टफ आ गया तो ये जो है 85 से लेकर के 86-87 तक जो है सिमट जाता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, मेल की, ठीक है। बाकी SC ST OBC का तो OBC का तो लगभग इक्वल जाता है, SC का 2-4 प्रश्न 6 प्रश्न नीचे रहता है, ठीक। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसके अनुसार आप लोग जो अपनी अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर लीजिएगा। तो हमें प्रश्नों का टारगेट कितना करके चलना है, 100, यानी कि 90 प्लस तक, ठीक, तब जाकर के यहाँ तक होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा रणनीति पर बात कर लेते हैं कि आपको अभी जो लगभग आपको जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब है, 17 मार्च है, ठीक, कितनी है, 17 मार्च, ओके। अब इस 17 मार्च में अगर मैं 15 मार्च तक लेके चलूँ तो लगभग आई थिंक 28 डेज जो है आपके पास जो है बचते हैं आपकी परीक्षा के लिए, ठीक, 28 डेज बचते हैं। अब इस 28 डेज में आपको क्या काम करना है, ये सबसे अहम है। इस बात को आप लोग जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस पर फोकस करिएगा, राइट। बात करते हैं 28 डेज में क्या कर रहे हैं। 28 डेज को जो है आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखो 28 डेज है, मतलब 28 डेज बचा आपका, ठीक है, ओके। अब हमें पूरे दिन को 3 भाग में डिवाइड करना है। ये हमारा एक दिन हो गया, इसको हमें 3 भाग में डिवाइड करना है। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमें करना है PYQs। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है, ये सही स्ट्रैटेजी है, भटकिएगा नहीं, करिएगा, उसको फॉलो करिएगा।
तो सबसे पहले स्टडी मैंने क्या बताई, PYQs को बताई। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है, घटना चक्र आपका, ठीक। और तीसरा इसमें क्या काम करना है आपको, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक, ठीक है। पूरे दिन में आपको ये 3 काम करना है। क्या क्या करना है, PYQs को लगाना है, ठीक, घटना चक्र को लगाना है, रेफरेंस बुक को पढ़ना है। यानी कि पूरे दिन को आपको इस 3 जो है जोन में आपको डिवाइड करना है। अब PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने प्रश्न पत्र। अब पुराने प्रश्न पत्र की अगर बात आती है तो किसके पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए, कई सारे राइटर्स आते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन को मैं प्रेफर करता हूँ। यूथ पब्लिकेशन, YOUTH। इसकी व्याख्या एक्चुअली में बहुत अच्छी दी गई है, तो आप यूथ पब्लिकेशन का जो है ले सकते हैं, ठीक। या फिर आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं, घटना चक्र का भी आता है। ऐसा नहीं कि आप घटना चक्र नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। यूथ का ले लीजिए, घटना चक्र लीजिए। शिल्पी का भी आता है, लेकिन शिल्पी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन फिलहाल मैं नंबर 1 पर यूथ को रखूंगा, दूसरे पर घटना चक्र को रखूंगा। दोनों में से ले लीजिएगा कोई, ठीक। हम लोग एक एक पर बात करेंगे जरा। अब PYQs हमें लगाना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर घटना चक्र में भी तो रहता है पुराने प्रश्न पत्र, रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिक रहता है और यहाँ पर हर प्रश्न नहीं शामिल किया जाता है। ध्यान रखना इस बात। यहाँ पर आपको सीधे तौर पर आपको प्रश्न पत्र यूपी के इकट्ठा मिल जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। PYQs कम से कम आपको 20 साल का करना है बच्चों, ध्यान रखना, 20 साल का, 20 ईयर्स का, इससे कम आपको नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सर 20 साल का प्रश्न पत्र बता दिया, बहुत लंबा हो गया, कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात, सर पेपर तो इस बार RO का बहुत टफ आया था, सर पुराने प्रश्न पत्र से क्या फंसा, घटना चक्र से क्या आया। तो अगर भैया जी लोग, अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे, ठीक, और आपके अंदर वो एनालिटिकल पावर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसी बार जो आपका RO का एग्जाम हुआ है PYQs से, पुराने प्रश्न पत्रों से 30 से 35 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। मैंने अभी एग्जैक्ट काउंट नहीं किया है, लेकिन 30 एक जो है जो पेपर होता है ना एक साइड का, उसमें सीधे सीधे जो 4-5 क्वेश्चन होता है, सीधे सीधे PYQs से ही पूरे प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल के, तो PYQs से बहुत आए हैं। मैं 30 का ही आंकड़ा अगर लेके चल रहा हूँ, तो अगर आप 20 साल के प्रश्न पत्र करके अगर आप जो है 30 प्रश्न ही मान लेता हूँ कि 30 प्रश्न ही आते हैं, तो अगर आप 20 साल के प्रश्न पत्र लगा कर आप 30 प्रश्न कर लेते हैं 90 में से, तो 60 ही तो बचे आपके, ठीक है। तो कितना बेनिफिशियल है ये, है ना, कि 30 प्रश्न आपको सीधे सीधे तौर पर मिल जा रहा है। 30-35 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के होते हैं, तो 30-30-60 हो गया, बस बाकी बचा 30 प्रश्न बाकी सब विषय से आप कर लीजिएगा। ये बहुत स्ट्रैटेजी सही है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए कम से कम 20 साल का जो है पेपर, यानी कि लगभग वर्ष 2005 से लेकर के और तकरीबन जो है 2023 तक का आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। 2005 4 या 5 मान लीजिए, 4 भी कर सकते हैं, इसको और कर लीजिएगा, तो 2005 ही चलो मान लेता हूँ मैं एग्जैक्ट। तो 2005 से लेकर के 2023 तक का पुराना प्रश्न पत्र, यानी कि आपको पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। करंट वाला जो सेक्शन होगा उसको छोड़ दीजिएगा, कुछ यूपी स्पेशल वाले भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चेंज होता रहता है डेटा, तो यूपी स्पेशल को छोड़ दीजिएगा और बाकी करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिएगा। बाकी जो सेक्शन होगा उसको कर लीजिएगा। पुराने प्रश्न पत्रों को करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो किसी भी संस्था के जो अध्यक्ष वगैरह होंगे उनको आप छोड़ दीजिएगा, उनको आप करंट से देख लीजिएगा। जैसे WHO के अध्यक्ष हो गए, IMF के अध्यक्ष हो गए, चेंज होते रहते हैं ना, तो उनको करंट से अपडेट कर लीजिएगा। पता चले कि आप पुराने प्रश्न पत्र कर रहे हो और वही वाला रट के चले गए, ये गलती मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक। तो एक तो ये हो गया भाई, ठीक, PYQs हमको करना है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें करना है घटना चक्र को, ठीक, घटना चक्र। अब फिर बात वही आ जाती है, सर पेपर तो घटना चक्र सर बहुत लगाए थे, नहीं आए क्वेश्चन। भैया जी लोग प्रश्न घटना चक्र से आए थे। अगर आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी एनालिटिकल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रश्न RO का एग्जाम टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आप लोगों ने नहीं सुने थे। मैंने पेपर देखा, मैंने भी नहीं सुना था, है ना। वो प्रश्न 2, 4, 6, 10 प्रश्न आयोग हर वर्ष आपको यूनिक तरीके से डालेगा ही डालेगा। प्रश्न पत्र टफ क्यों था? टफ इसलिए था क्योंकि इस बार RO में क्या था कि जो आप अपनी एक एनालिसिस करके, यानी कि जो एनालिसिस करके प्रश्न करते थे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विकल्प जो है A, B, C, D, इसमें भी कई सारे ऑप्शन वो दे रहा था मिलान करने वाले, और इसमें दिक्कत हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रहा था।
सीधे सीधे 2-3 ऑप्शन मिल रहे थे, फिर चौथे में दिक्कत हो रही थी। यानी कम से कम 2 से ज़्यादा विकल्प आपको पता होने चाहिए थे इस बार, तो आपको जो है कर पाते आप। ठीक है, तो इस बार पेपर इसलिए भी टफ हो गया था क्योंकि विकल्प में उन्होंने मिलान वाले कर दिए थे और मिलान में सारे जो है बहुत टफ जो है उन्होंने बनाए थे ऑप्शंस, तो इसलिए टफ था। बाकी क्या कहा जाए, खैर। तो घटना चक्र इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपको बता दूं मैं, जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत फैक्चुअल होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू यूपी पीसीएस। तो पीसीएस में आप निश्चिंत रहिएगा, मस्त रहिएगा, इतना फैक्चुअल डेटा आपसे नहीं पूछने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो दूसरे फेज में क्या करना है आपको, घटना चक्र पढ़ना है। अब घटना चक्र पढ़ने के मैंने तरीके बताए हैं, आप जाइएगा देख लीजिएगा मेरे वीडियोज़ को पुराने। इसमें आप उसको पेज के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे डेली इतने पेजों को करना है, ठीक है, 80 पेज से लेकर के 100-150 पेजों तक जितना आप कर पाते हैं। या फिर आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए, ठीक, कि मुझे जो है ज्योग्राफी के 1 से लेकर के इतने चैप्टर को डिवाइड करने हैं, या मिट्टी वाला चैप्टर से लेकर के मुझे जो है दर्रे वाले चैप्टर तक जो है इसको सॉल्व करना है। ये आप अपने अनुसार जो है इसको कर सकते हैं। तो हाफ टाइम आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप पीवाईक्यूज जो होता है, यानी कि जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, पुराने प्रश्न पत्र 2 कम से कम लगाइएगा। 2 प्रश्न पत्र लगाएंगे, इसके लिए 2 घंटे 2.25 घंटे आप जो है डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी 2 घंटे के अलावा जो आपका समय बचेगा, माना कि आप जो है 12 घंटे पढ़ते हैं, तो 12 घंटे में से 12 घंटे हो गए, 12 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, 2 पीवाईक्यूज के लिए हो गया, बाकी बचा आपके पास 10 घंटे। 10 घंटे को 5-5 कर दीजिएगा, 5 + 5, तो 5 घंटे घटना चक्र हो गया आपका, और 5 घंटे आपका हो गया जो है क्या, आपका रेफरेंस बुक पढ़ना है आपको, जो कि अभी आपको बताऊंगा मैं, रेफरेंस बुक। ठीक, तो 5 घंटे का आपको घटना चक्र पढ़नी है। ओके, तो 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा आपका जो है रेफरेंस बुक, यानी कि आपकी किताबें, बुक बहुत पढ़ना है आपको, ठीक है। बुक आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको, ये जो है आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक हो उनको आप लीजिए और उनको पढ़िए। तो जो आपका 5 घंटे बचा है, या इसको आप 4 घंटे कर लीजिए। क्यों कर लीजिए 4 घंटे, क्योंकि भैया इसमें आपको करंट अफेयर्स भी करना है। करंट अफेयर्स के कम से कम 35 प्रश्न आएंगे बच्चों, 35 प्रश्न, ध्यान रखना। एक चीज़ आप देखो, मुझे अच्छा, तीसरे में क्या बताया मैंने कि बुक, तो बुक को आप जो समय बचेगा उसमें हाफ कर लीजिएगा, और हाफ का 1 घंटे या 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को लगा लीजिएगा। अब देखिए मज़ेदार बात, पूरी इसके एनालिसिस देखिए आप। 28 दिन की रणनीति, मैंने पहले क्या कहा आपसे, पीवाईक्यूज से मैंने कहा कम से कम 30 प्रश्न आएंगे, हर हाल में आएंगे भैया जी, ध्यान रखना इस बात को, हवा में बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पेपर आएगा और मुझसे बाद में मिल लीजिएगा कितने प्रश्न आते हैं। कम से कम पीवाईक्यूज से 30 प्रश्न पत्र, और पीवाईक्यूज में आप इसको एक और इसमें शामिल कर लीजिएगा, जो हाल फिलहाल में जो प्रश्न पत्र हुए हैं, कम से कम 4 प्रश्न वहाँ से भी आएंगे, 5 प्रश्न। तो पीवाईक्यूज से 30 प्रश्न हो गए, प्लस आपके करंट अफेयर्स से कम 35 प्रश्न आते हैं, ठीक, 35 प्रश्न हो गए। अब देखो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 30-30 60 और 5 65। कट ऑफ में लगभग कितना नंबर चाहिए आपको, 90 प्लस चाहिए, 90 मान लीजिए मोटा मोटा, लेकिन 90 प्लस में मान के चल रहा हूँ। तो 90 में से अब आप देखो कि 90 में से जो है आपका 65 प्रश्न जो है सिर्फ इस 2 सेक्शन से हो जा रहा है। बहुत रणनीति मैंने सही बताई है, इसको फॉलो कर लेना ध्यान करके। 65 प्रश्न जो है आपको सिर्फ इस 2 सेक्शन से हो रहे हैं। अभी आपका पूरा का पूरा जो है जीएस का सेक्शन जो है आपका पूरा का पूरा जो है बाकी है। इसमें अब पीवाईक्यूज में कई सारे विषय आ जाए, सम्मिलित हो जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, लेकिन इस 65 को करने के बाद और करंट अफेयर्स पर खूब फोकस करिएगा। अगले वीडियो में करंट अफेयर्स को पढ़ने की व्यापक रणनीति में बनाऊंगा, ताकि इस बार जो पेपर आपका आरओ का आया था, जो गलतियां हुई थी वो आपसे ना होने पाए। मैं करंट अफेयर्स कराता था और मैं आपको डिटेल्स में कराता था, और मैं बताता था कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र में आपके से प्रश्न वो पूछ सकता है। आपने अगर देखा होगा तो आपको पेपर करंट का नहीं टफ लगा होगा, अन्यथा फिर टफ लगा होगा, सिंपल सी बात है। तो 65 प्रश्न आपके सीधे यही हो गए। बाकी आपके पास अभी बचता है, पॉलिटी में आप अच्छा गेन कर सकते हैं, आर्टिकल्स, ठीक, एनवायरनमेंट का सेक्शन आपका बचा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, जियोग्राफी आपका बचा, ठीक है, जियोग्राफी। इसके अलावा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बची है आपकी। इन सबको मिला करके, बाकी सेक्शन को मिला करके आराम से जो है आप उधर जो है 40 प्रश्न तक आराम से कर सकते हैं। तो
प्लस 40 इसमें कर दीजिए। 105 प्रश्न जो है आपके लगभग कितना हो जाएगा, 105 हो गया, हाँ सॉरी 105 प्रश्न बड़े आराम से इजीली कर सकते हैं आप, लेकिन ये तभी होगा जब आप रणनीति सही बनाएंगे, ठीक। और करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है। 30-35 प्रश्न अगर करंट अफेयर्स के आते हैं, अगर आपको 30 करना है तो आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने की रणनीति भी मैं बता दूंगा कल, जो कि किस तरीके से इस एक महीने में जो 28 दिन आपके बचे हैं इनमें आपको पढ़ाई करनी है। तो पूरे समराइज में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको रेडी करना है। पूरे समय को जो है आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक। नंबर 1 आपको PYQs करना है। दूसरा जो है आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है जो है घटना चक्र, ठीक, घटना चक्र। तीसरा आपको जो है करना है आपकी जो रेफरेंस जो बुक होती हैं, ठीक है, वो करनी है, रेफरेंस बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। PYQs जब 10 दिन में, देखो 2 PYQs मैंने एक दिन में कहा था, तो 10 दिन में जो है आपका 10 × 2 यानी कि 20 साल का हो गया। तो जब 10 दिन के बाद, जब 10 दिन में ये PYQs हो जाएगा, उसके बाद PYQs के बाद आप लोग जो है टेस्ट सीरीज लगा दीजिएगा, ST लगा लीजिएगा, टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि 28 दिन बाकी है, बाकी का जो अंतिम बचेगा आपका उसमें जो है आप लोग टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये PYQs में ही मैं PYQs ऑब्लिक में लगा दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, ST इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, ST। तो PYQs के साथ है, तो PYQs प्लस ST प्लस घटना चक्र प्लस रेफरेंस बुक, बस। और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। GS में आपको जो है मार्क्स आराम से जो है 90+ आपके जो है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस के लिए हम लोग व्यापक रणनीति पर चर्चा करेंगे। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च महीने के बाद से आप लोग सब लोग सम्मिलित हो जाइएगा उसमें, ठीक है। बाकी RO के अभ्यर्थियों से मेरी अपील है कि परेशान नहीं हो, वो पढ़ाई करते रहें, जो आयोग को करना होगा करेगा, फैसला आपके हित में आएगा। आपके पास कोई साक्ष्य होते हैं आप दीजिए आयोग में, आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके माध्यम से आप लोग दे सकते हैं, ठीक। तो परेशान मत होइए। RO पर हम लोग एक बार जो है व्यापक रणनीति पर चर्चा कर लेंगे कि अभी आपको क्या करना आपके फेवर में रहेगा, ओके। तो ये हमने बनाई PCS 2024 की रणनीति प्रीलिम्स परीक्षा की। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आप लोग के बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसका निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि आपकी जो मेंटरशिप होनी चाहिए वो एक ऑथेंटिक पर्सन से होनी चाहिए, जो आपको सही रणनीति को बताए, ठीक। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, भरोसा रखिएगा इस पर, ठीक है। रेफरेंस बुक को मत भूलिएगा पढ़ते समय, ठीक है। रेफरेंस बुक को पढ़िएगा ताकि यहीं ऐसा ना होने पाए कि बस खाली आप प्रश्न करते चले जाएं और PYQs यानी कि रेफरेंस बुक से आप ना पढ़ें और आपके प्रश्न वहाँ पर ना होने पाए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।